तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, सेशन को स्टार्ट करते हैं और चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि एजुकेशन बायर आपकी परीक्षा यूपीएससी और स्टेट पीसीएस 2026 और 27 को ध्यान में रखते हुए हम एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज़ आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया है इकोनॉमी की क्लासेस के साथ। अब तक हमने आपको क्लास 10 की इकोनॉमी कंप्लीट करा दी गई है। आपको बता दें कि डियर, आज की क्लासेस में हम आपके साथ में क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है, जो इकोनॉमी की है, अर्थशास्त्र की है, उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। और डियर, मैं आपको एक और बात यहाँ पर बताना चाहता, यदि चैनल पर आप पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर दो। आज की क्लास में जानेंगे हम कंप्लीटली जो क्लास 9th की एनसीईआरटी है उसके बारे में। क्लास पे चलने से पहले हम चलते हैं सीधे इसके पाठ्यक्रम पे कि जो आप ये क्लास 9th की एनसीईआरटी देखते हैं, पढ़ते हैं, पठन पाठन का काम करते हैं, तो इसमें कौन कौन से हमें खासतौर पर चैप्टर देखने हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास में 4 अध्याय आपको चैप्टर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहला चैप्टर आता है, अध्याय नंबर जो 1 है, अगर हम देखें, वह है पालमपुर गांव की कहानी। दूसरा चैप्टर आता है आपका संसाधन के रूप में लोग। और तीसरा चैप्टर आता है निर्धनता एक चुनौती। वही चौथा चैप्टर इसमें आपको मिलेगा भारत में खाद्य सुरक्षा। इन चारों चैप्टर्स को मैं इस क्लासेस के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा, आपको बताने का प्रयास करूंगा, और कैसे आप एनसीईआरटी से अपना बेस मजबूत करके एडवांस की तरफ पहुंचेंगे। उन सभी विषयों पर मैं मिस्टर कुमार एक बार पुनः आपका अपने एजुकेशन बायर सिविल सर्विस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। डियर एस्पिरेंट्स, इसका पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में देके रखा है, आप वहां से जाएं और इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लें। इन सब के अलावा हमने जून का जो करंट अफेयर है, वो मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दी है। अगर आपने अभी तक वो डाउनलोड नहीं किया है तो कर लो। आइए चलते हैं सीधे आज की क्लासेस की तरफ। पहला चैप्टर लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको आप देखोगे ये एक नया इनिशिएटिव है एनसीईआरटी का कि वह भारतीय संविधान की प्रस्तावना आपको लिखित में वो देती है। इसको आपको याद होना चाहिए, पॉलिटी में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। चलिए, मैंने क्योंकि हर बार क्लासेस में इसको पढ़ता हूँ तो अब भी पढ़ देता हूँ। उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए और उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उसके समस्त व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को सुनिश्चित करने वाला बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मपरित करते हैं। आइए चलते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला जो आपका चैप्टर है, अगर हम इसकी तरफ चलें तो ये चैप्टर है आपकी स्क्रीन पर आपको विजुअल हो रहा है, पालमपुर गांव की कहानी। जी हाँ, आपने सही देखा और सही सुना। डियर एस्पिरेंट्स, आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हो रहा है पालमपुर गांव की कहानी। अब देखिए, पालमपुर गांव की कहानी क्या है, इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ये जो पालमपुर गांव की कहानी है, एक इतिहास, एक आप देखोगे इकोनॉमिस्ट हुए हैं गिवल्ट एटिन, एक शोधकर्ता, ये अध्ययन थे और समाजशास्त्री थे। इन्होंने अध्ययन किया और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक गांव का ये अध्ययन है, इसी को पालमपुर गांव के रूप में जाना जाता है। पालमपुर गांव की कहानी कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर एक गांव के अध्ययन को किया जाता है। आप भारत के अगर ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आप अपने आस पड़ोस के वातावरण को समझें। यहाँ पर उन्होंने अवलोकन किया है पूरे गाँव का कि इस गाँव में यातायात के साधन क्या हैं, इस गाँव में उत्पादन के साधन क्या हैं, इस गांव में रोजगार के साधन क्या हैं, इस गांव में जाति व्यवस्था क्या है, इस गांव में कई ऐसी गतिविधियां, रोजगार के अवसर क्या हैं, इस गांव में श्रम और लेबर क्या है। खासतौर पर पालमपुर गांव की कहानी हमें इस बात की ओर अंगीकृत करती है। आप देखोगे भारत एक आर्थिक गतिविधियों से संबंधित एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जुड़ा हुआ है, तो पालमपुर गाँव की कहानी में भी एग्रीकल्चर सेक्टर को दिखाने का प्रयास किया गया है। खेती और कृषि को, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ एग्रीकल्चर सेक्टर को ही माना जाता है, तो यहाँ पर भी आपको एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में स्पेशली तरीके से दिखाया गया है। जब आप पालमपुर गांव की कहानी पढ़ते हैं, जब आप इसके बारे में जानते हैं, तो ये प्योर एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ जाती है। इसमें 3 बातों को खासतौर पर दिखाने का प्रयास किया गया है।
देखिए मैं आपको बता दूं कि पालमपुर, अगर इस प्रोसेस को पूरा देखोगे आप, इस कहानी को अगर हम पूरा देखेंगे तो ये लाइनें पूरा इस कहानी को आपको देखने का प्रयास कर देंगी, समझाने का प्रयास करेंगे। पालमपुर में खेती प्रमुख एक क्रिया होती है। यहाँ के लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में खास तौर पर काम करते हैं। जब अन्य कई क्रियाएं, जैसे यहाँ पर कुछ लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में तो रहते ही हैं, लेकिन उसके अलावा कुछ ऐसी अन्य लघु स्तरीय क्रियाएं भी आपको देखने के लिए मिलेंगी, जिसमें विनिर्माण, डेयरी, परिवहन आदि सीमित स्तर पर की जाती हैं। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब इसमें जो संसाधन होते हैं ये प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित वस्तुएं और मानव प्रयास में मुद्रा आदि शामिल होती हैं। पालमपुर गांव की कहानी से हमें विदित होगा कि गांव में इच्छित वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार समायोजित किए जाते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, मुझे आप बताइए, जब आप इकोनॉमी पढ़ते हैं पालमपुर गांव की कहानी में ये सारी चर्चाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। हालांकि आपने ये पढ़ा भी होगा, ये PDF आपको वहाँ पर दे देंगे, उसको आप पढ़ लेंगे। मैं यहाँ पर आपको इसका क्रक्स समझाने का प्रयास करता हूँ। जरा देखिएगा, मैं एक एक शब्द को आपके लिए खोलने का प्रयास करता हूँ। पालमपुर में खेती जो है आपकी मुख्य क्रिया है। खेती मतलब कि लोग, यहाँ पर जो गांव के लोग हैं वो खेती में खास तौर पर कार्यशील होते हैं। भारत गांवों में बसता है। भारत एक ग्रामीण, मैं कहूँगा, प्रधान देश है, एक एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश भी है। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, तो भारत गाँव में बसता है। तो यहाँ पर लोग खेती में एक्टिविटीज़ करते हैं, अपनी जीविका उपार्जन करने के लिए। कुछ अब आप देखोगे फसलों का उत्पादन भी करते हैं। ये कृषक भूमिहीन हो सकते हैं, ये कृषक भूस्वामी हो सकते हैं, ये सीमांत किसान हो सकते हैं, ये बड़े किसान हो सकते हैं। 2 हेक्टर से कम और 2 हेक्टर से ज़्यादा आपको देखने के लिए भूमि कृषक मिलेंगे। खासतौर पर अन्य कारकों में ये लघु स्तरीय विनिर्माण करते हैं, जैसे ये कुटीर उद्योग खोल लेते हैं, MSME सेक्टर खोल लेते हैं, कोई रेहड़ी पट्टी लगाना शुरू कर देता है, तो कोई ढाबा इत्यादि खोलने का काम भी करता है। इसमें आपको पालमपुर गांव की कहानी में ये चीज़ें दिखाई गई हैं। कोई फार्मा इंडस्ट्रियल आप खोलने का प्रयास करता है, तो कोई डेयरी दूध उद्योग को बढ़ावा देने का काम करता है। कोई पालमपुर के क्षेत्र के अंतर्गत ही एक बैलगाड़ी लेता है, उससे गांव से शहर तक और शहर से मंडी तक कई जगह वो उससे परिवहन की गतिविधियों में संलिप्त होता है और वहां से अपनी आजीविका को निर्वहन करने के लिए अपने परिवार की आवश्यकता ज़रूरतों को पूरा करने का प्रयास करता है। ये इस कहानी के अंतर्गत दिखाने का प्रयास किया गया है। इन क्रियाओं के लिए विभिन्न प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होती है और इसमें संसाधन आप देखोगे 3 प्रकार के संसाधन होते हैं। जब आप किसी वस्तु के उत्पादन की बात करते हैं तो आपको 4 तरह के संसाधनों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, पहला जो इसमें संसाधन होता है वो होता है आपके जो देखोगे भूमि आपके लिए होना बहुत ज़रूरी होती है। बिना भूमि के आप कोई भी उत्पादन या गतिविधि नहीं कर सकते हैं, पहला। दूसरा आता है, तो पहला हो गया ये। दूसरा होता है आप देखोगे श्रमिक। क्या होता है डियर? श्रमिक होता है। श्रमिक होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भूमि और श्रमिक वहाँ पर एक्टिविटीज़ करेगा, वो सारे कार्य करने का प्रयास करेगा। तीसरे स्थान पर आता है आप देखोगे पूंजी। अब ये जो पूंजी है ये स्थायी पूंजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत देखने के लिए आपको मिलेगी। तो पूंजी होना बहुत ज़रूरी है, पैसा होना बहुत ज़रूरी है। चौथा कारक होता है जो आप देखोगे स्वामी होता है, जो इसको व्यवसायी के नाम से भी जाना जाता है। इसको व्यवसायी भी कहते हैं, व्यवसायिक। तो ये इसके अंतर्गत 4 ऐसे कारक होते हैं। पालमपुर गांव की कहानी में इस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा जातीय अध्ययन को भी दिखाने का प्रयास किया है, गरीबी और अमीरी को बांटने का भी प्रयास किया गया है। गांव के इच्छित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए विभिन्न संसाधन किस प्रकार संयोजित होते हैं, और ये सभी के सभी एक दूसरे से आप देखोगे संबंधित होते हैं। क्या होते हैं? ये एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करें। पालमपुर गांव की कहानी केवल इतनी है, इसका क्रक्ष यही है। बाकी का आप इस पालमपुर गांव की कहानी को पढ़ें, आप इसको जानें। मैंने इसको पढ़ा है। देखो, मेरा उद्देश्य NCERT से आपको अवगत कराना है। इसके क्रक्ष और मूल बिंदु को आपको 2 शब्दों में निचोड़ करके देना है। अगर आप नोट्स भी बनाएं, जो मैं लिखता हूँ उसको अगर आप शॉर्ट नोट्स की तरह देखेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
आइए थोड़ा सा कुछ उदाहरणों के तहत मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। देखिए, यहाँ पर पालमपुर गांव की कहानी को आप यहाँ पर देखें। उत्पादन का संगठन, उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करना है जिनकी हमें आवश्यकता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए 4 चीज़ें आवश्यक होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसमें पहला स्थान आता है भूमि का, दूसरा स्थान आता है श्रमिक का, और तीसरा स्थान आता है आपका भौतिक पूंजी का, और चौथा जो स्थान आता है वो आता है व्यवसायी का, कार्यशील पूंजी। मतलब कि आप देखोगे चौथा स्थान आपको स्वयं उपभोग या फिर बाजार की बिक्री हेतु उत्पादन के लिए चीज़ें आती हैं। तो आप देखोगे चौथा स्थान इस तरीके से देखने के लिए आपको मिलता है। तो ये 4 चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी डियर, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपको स्पेशली देखने के लिए मिल जाएंगी। अब इन 4 से ही किसी भी गतिविधि को आप देखोगे किया जाता है, कोई भी गतिविधि कराई जाती है, उसमें कोई दोहराग्रह आपका है नहीं। तो ये पालमपुर गांव की कहानी आपको यहाँ पर मिलेगी। स्थिर आप देखोगे भूमि स्थिर का तौर पर, ये सारी चीज़ें, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका एक विषय, लेकिन कुछ मैं आपसे उदाहरण यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूँगा। उन उदाहरणों को थोड़ा सा समझिएगा और जानने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको चीज़ें और स्पष्ट हो सकें। देखिए, यहाँ पर डाउन टू अर्थ नई दिल्ली ने कुछ उदाहरण लिए हैं। क्योंकि किसान है तो रासायनिक गतिविधियों का इस्तेमाल ज़रूर करता है। एलपीजी रिफॉर्म हुआ 1960 का, तो कई चीज़ें आपको देखने के लिए मिली। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती है। वे मिट्टी से निकलकर भूमजल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग के कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ हो जाएगी। ये डाउन टू अर्थ नई दिल्ली का आप देखोगे उदाहरण है और सर्वे है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता में कमी कर दिया जाता है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। आपको बता दें कि इसका मतलब यह होता है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ गई। ये द ट्रिब्यून चंडीगढ़ का एक अध्ययन है। पालमपुर में किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित होती है। मैंने आपको बताया भूमि कुछ महाजन होते हैं, साहूकार होते हैं, कुछ के पास में 2 एकड़ से अधिक भूमि होती है, 10 एकड़ से अधिक भूमि होती है। गांव में आपने देखा होगा दृष्टिकोण। आप पालमपुर गांव को छोड़ो, अपने गांव को देखो। अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं और यदि आप शहर से आते हैं तो शहर का कोई संबंधी गांव में होगा। अपने कलीग्स, अपने जो सर्किल फ्रेंड ग्रुप आपका होता है, रिलेटिव होता है, उससे फ़ोन करके आप इस चीज़ के बारे में पूछ सकते हैं, तो शायद आपको और बेटर चीज़ें समझ में आए। तो भूमि का वितरण कहीं पर 2 एकड़ से कम होती है, तो कहीं पर 2 एकड़ से और भी कम हो जाती है, 1 एकड़ से भी भूमि कम हो जाती है, ठीक है। गरीबों में ये कम होती है, अमीरों में ये बहुत ज़्यादा अधिक आपको देखने के लिए मिलती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। अब यहाँ पर एक उदाहरण देके रखा है, ज़रा देखिए। 1960 में कृषक गोविंद के पास में 2.25 हेक्टेयर अधिकर अंशचित भूमि थी। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वे बहुत आराम नहीं कर रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्षों के पश्चात यह भूमि उसके पुत्रों के बीच में बंट गई। प्रत्येक के पास में अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा, कितना 0.75 हेक्टेयर भूमि का एक टुकड़ा था। परंतु अब वे बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य भी ढूंढना पड़ रहा था। मतलब कि सिचुएशन और कंडीशन ऐसी हुई कि अब क्योंकि भूमि थी और भूमि क्या हो गई थी, छोटे छोटे टुकड़ों में बंट चुकी थी। यहाँ पर आपको एक दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। ये जो बड़ी भूमि का टुकड़ा आपको मिल रहा है, ये किसी भूस्वामी का है।
ये किसी भूस्वामी का है, ये बड़े बड़े जो अमीर होते हैं गांव के, ठीक है, जो चौधरी कहे जाते हैं गांव के, ये उनका है। ये बड़ा बड़ा जो टुकड़े हैं ये उनके हैं डियर, ये खेत उनके हैं। अब यहीं पर आपको छोटे छोटे ये टुकड़े दिखाई दे रहे हैं, ये उन आप देखोगे गरीब वर्ग के हैं, ये पिछड़ी जाति समुदाय के जो एक वर्ग है उनके हैं, ये मिडिल क्लास के हैं सर, ठीक है, जो मिडिल क्लास है उनके। तो यहाँ पर इस चीज़ को डिवाइड करने का भी प्रयास किया गया है। पालमपुर गांव की कहानी, ये अतिरिक्त काम यहाँ पर आपको करते हुए भी दिखाई देंगे, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पर एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों आपस में कुछ वार्ता करते हैं। वार्ता कुछ ऐसे होती है, ये कह रहे हैं, ज़रा देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करो ताकि आपको चीज़ें और भी स्पष्ट समझ में आए। आजकल काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वह भी बहुत कम दिनों के लिए। ये कह रहा है, महिला कह रही है, घनश्याम एक बड़ा किसान है और उसने अभी अभी एक हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी कम काम मिलेगा। पिछले वर्ष मैंने पूरे वर्ष में 5 माह से भी कम काम किया था, महिला कह रही है। पुरुष कह रहा है, हमारे पास में जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर, गहराई के लिए थ्रेशर, यहाँ तक कि खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों, मतलब कि जो कीटनाशक होते हैं, दवाई पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल करते हैं। महिला कहती है कि इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट के भट्टे पर काम करने तलाश करनी पड़ेगी, मतलब कि वो ईंट के भट्टे पर काम करने की अब तलाश करेगी। पुरुष कहता है कि मुझे स्थानीय साहूकार को 2000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1000 रुपये लिए थे जब खेतों में काम नहीं था। मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊंगा? मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। महिला कह रही है, मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। ये स्थिति पालमपुर गांव की कहानी और पालमपुर के उस क्षेत्र को दिखाने का बात कर रही है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपको दिखाने का प्रयास भी कर रही है। एक कहानी आप पढ़े, सविता की कहानी। सविता एक लघु कृषक है, वह अपनी 1 हेक्टर ज़मीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त तो उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नकद पैसे की ज़रूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही 3000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वह एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने का निर्णय लेती है। तेजपाल सिंह सविता को 24% की दर से 4 महीने के लिए कर्ज देने को तैयार हो जाता है। जब वह ब्याज की एक बहुत ऊंची दर है, सविता को यह भी वचन देना पड़ता है कि वह कटाई के मौसम में उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप भी कह सकते हैं कि यह मजदूरी बहुत कम है और मजबूरी है, शोषण है मैं कहूँगा। सविता जानती है कि उसे अपने खेत की कटाई पूरी करने में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उसके बाद तेजपाल के खेत में श्रमिक की तरह काम करना होगा। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां के रूप में उस घर पर के काम को भी बहुत जिम्मेदारी होती है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसे मालूम है कि छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन होता है। तो ये पालमपुर के गांव के किसानों की कहानी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है, जो बुलंदशहर का एक गांव है, उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर है। ये पालमपुर गांव की कहानी आपने देखा। विषय उठता है कि पालमपुर में गैर जो आपकी कृषि क्रियाएं हैं वो कौन सी होती हैं, उनके बारे में भी आपको मिलेगा। तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जैसे आप देखोगे गैर कृषि क्रियाओं में एक क्रिया आती है डेयरी। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी का एक प्रचलित प्रक्रिया है, जो लोग अपनी भैंसों के कई तरह से घास और बरसात के मौसम में उगने वाले ज्वार बाजरा चरी खिलाते हैं और दूध के निकट बड़े गांव रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण की शीतल केंद्र खोला हुआ है, जहां दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में बेचा जाता है। ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां के ग्रामीण क्षेत्र के लोग काम इत्यादि करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें रही हैं, ठीक है।
सॉरी, लघु स्तरीय विनिर्माण के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर है कोई फैक्ट्री खोल लेता है, कोई मशीन लगा लेता है, कोई ट्रैक्टर थ्रेशर ले लेता है। एक कहानी और देखो यहाँ पे, मिस्री लाल की कहानी। मिस्री लाल ने गन्ने परोने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था। आपको बता दें कि अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिस्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उसे गुड़ बनाता है और गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेच जाता है। इस प्रक्रिया में मिस्री लाल को थोड़ा कम लाभ होता है। करीम की कहानी। करीम क्या कहता है? करीम ने गांव में कंप्यूटर केंद्र खोला है। हाल ही के वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर की कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास में कंप्यूटर अनुप्रयोग की डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले बाहर के कमरे में कक्षाएं प्रारंभ की। हाई स्कूल के अनेकों छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना प्रारंभ कर दिया। जैसे कि आज देखोगे आप लाइब्रेरी गांव-गांव पहुंच गई हैं। जैसे कि आप देखोगे कंप्यूटर क्लासेस आपके शहरों से गांव में पहुंच गई हैं। ये चीज़ें आपको मिलेंगी। आज जनसेवा केंद्र पोस्ट मशीन को लेकर के बैठी हुई एक वूमेन, आज आपको बैंक जाने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि आप वहीं पर जाकर के पोस्ट मशीन से मुद्राएं निकाल लेते हैं। आधार कार्ड से आप फिंगरप्रिंट से भी क्या करते हैं, मनी निकाल लेते हैं। तो ये चीज़ें आज देखने के लिए आपको मिल रही हैं और उनको रोज़गार भी मिला। आइए एक और देखते हैं, किशोर की कहानी। किशोर एक खेती हर मजदूर है। अन्य ऐसे ही श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में कठिनाई होती थी। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवार को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब भैंस का दूध बेचता है और थोड़ी सी मुद्राएं वो अर्जित करता है। ठीक है, ये सब कुछ क्या है, पालमपुर गांव की कहानी ही आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ये खासतौर पर पालमपुर गांव की कहानी है। यहाँ की ये सारी चीज़ें, इसका सारांश आप बताएं। यहाँ पर शैक्षिक, चिकित्सा, बाजार, बिजली आपूर्ति, संचार, निकटतम कस्बा, इन सब के लिए काम करता है। ठीक है, चलो अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो क्या है, देखिए टॉपिक है आपका, मैं पहले थोड़ा सा ऐसे पसीना आ रहा है तो टॉवल से थोड़ा साफ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं। ओह माय गॉड, फैन भी ऑन है बट फिर भी थोड़ा पसीना रहता है। ठीक है, चलो कोई नहीं है, ये विद्यार्थी जीवन में आपको भी आता है, कोई इसमें दिक्कत है नहीं। देखो है क्या, संसाधन के रूप में लोग, जरा जानिएगा संसाधन के रूप में लोग कैसे होते हैं। अब इसमें जो अवलोकन दिया गया है मैं इसी पे आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। अध्याय नंबर 2 हम देख रहे हैं, संसाधन के रूप में लोग। अध्ययन जनसंख्या की अर्थव्यवस्था पर दायित्व के अधिक परिसंपत्ति के रूप में व्याख्या करने का प्रयास है। जब शिक्षा, प्रशिक्षण और चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो वही जनसंख्या मानव पूंजी में बदल जाती है। भारत में मानव पूंजी कौशल और इसमें निहित उत्पादन के ज्ञान का स्टॉक है। आइए अब एक एक शब्द को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। संसाधन के रूप में लोग या फिर संसाधन के रूप में मानव। मान लीजिए मैं एक उदाहरण आपको देता हूँ। यहाँ पर एक चिंकू नाम का बच्चा है, इसका जन्म अभी अभी हुआ है। ठीक है, ये चिंकू नाम का एक बच्चा आपको दिख रहा है। ओके, ये चिंकू नाम का एक बच्चा है और इसकी जो उम्र है आप देखोगे ज़्यादा नहीं है, अभी 2 वर्ष है। ठीक है, फिर आगे इसकी उम्र बढ़ती चली जाएगी।
अब ये बच्चा पैदा हुआ है, इसकी माता ने इसको जन्म दिया है, 2 वर्ष का ये बच्चा है। पहला इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, तो इसके लिए इसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है डियर? इसके लिए इसका स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसका स्वास्थ्य सही होगा, इसकी चिकित्सा पद्धति सही होगी, इसको खाने के लिए खाना, पीने के लिए पानी, रहने के लिए मकान, चलने के लिए सड़क, सोच के लिए शौचालय, पढ़ने के लिए विद्यालय अगर मिलेगा, तो स्वास्थ्य कहने का तात्पर्य है अच्छा एनवायरनमेंट इसको मिले, कुपोषित ये बच्चा ना रहे, इसको मिल्क मिले, वो सारी चीज़ें, इसको स्वास्थ्य इसका बेटर रहे, मेडिसिन, वो सारी चीज़ें इसको मिलती रहें। तो स्वास्थ्य इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये बच्चा थोड़ा और बड़ा होगा, मान लीजिए इसकी उम्र अब बढ़कर के 5 वर्ष के आसपास हो गई है, तो यदि 5 वर्ष के आसपास इसकी उम्र हो जाती है तो पहला तो यही हो गया। दूसरा हो गया कि अब इसको शिक्षा की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? शिक्षा। ये शिक्षा जैसे आप देखोगे स्वास्थ्य तीनों स्तर का होना चाहिए, प्राइमरी लेवल का, सेकेंडरी लेवल का और हाईएस्ट टर्सरी लेवल का। ठीक है, शिक्षा भी वैसी होनी चाहिए, शिक्षा भी प्राइमरी स्तर की, सेकेंडरी स्तर की और टर्सरी स्तर मतलब कि हाई लेवल की इसको एजुकेशन मिले। अब इसको एजुकेशन मिल रही है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, ग्लोबली शिक्षा मिल रही है, तो स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गया। अब उसके बाद में आता है तीसरा, रोजगार के अवसर। क्या मिले इसको? रोजगार के अवसर। इसको शिक्षण प्रशिक्षण मिला, अब इसको रोजगार के अवसर हो, इसके लिए ओपननेस हो, ये जिस फील्ड में जाना चाहता है वहां पर जाए, ये जो काम करना चाहता है ये करे। जब ये सारी चीज़ें ये करेगा, और भी कई चीज़ें हैं, पर्यावरण है, गुणवत्ता है। मैं कहूँ अगर आपसे कोई पूछे कि संसाधन के रूप में मानव कैसे आप डेवलप करोगे, तो आप एक शब्द में कहो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स अगर आप कह दें कि 17 और इसमें से लगभग कुछ का आप उदाहरण दे दें, जैसे गरीबी दूर करो, भुखमरी दूर करो, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिन्यूएबल एनर्जी, पर्यावरण, अपॉर्चुनिटी, सस्टेनेबल आप देखोगे कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें अगर आप देखो सस्टेनेबल गोल्स ही क्या हो जाते हैं, आपके मानव संसाधन हो जाता है। अब ये बच्चा बड़ा हो गया, शिक्षा प्राप्त कर रहा है, उच्च शिक्षा इसने प्राप्त कर ली है, ये जाता है और ये कहता है रोजगार के अवसर। तो इसके माइंड में आया मैं प्राइवेट सेक्टर में जाऊं, मैं प्राइवेट में जाऊं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाऊं। इसके लिए दोनों अपॉर्चुनिटी हैं। इस बच्चे ने गवर्नमेंट चुना और गवर्नमेंट में इसने ऑल इंडियन सर्विसेज के बारे में चुना। जो ऑल इंडियन सर्विस AIS के बारे में सुना तो इसने कहा मैं IAS का एग्ज़ाम दूंगा, मैं IAS बनूंगा, मैं UPSC सिविल सर्विस का एग्ज़ाम दूंगा। ये आप ही बच्चे हैं डियर, आप ही में से कोई एक विद्यार्थी का मैंने उदाहरण लिया है इसमें। और जब आप IAS बनोगे तो आप देश के लिए, राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की गतिविधियों के लिए न केवल आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा दोगे, बल्कि इस देश के राष्ट्र का प्रतिनिधित्व वैश्विक राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी आप करोगे। इट इज़ क्लियर या नो? मानो कि कोई विद्यार्थी या कोई व्यक्ति गवर्नमेंट में नहीं जाता है, वो प्राइवेट में जाता है, तो फिर अंबानी भी तो बन सकता है, वो फिर अडानी भी तो बन सकता है, वो कुछ स्टार्टअप भी तो क्रिएट कर सकता है, वो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी तो निर्माण कर सकता है। वो टाटा आप देखोगे बिरला जैसा भी बन सकता है, रतन टाटा जैसा भी बन सकता है, वो अडानी जैसा भी बन सकता है। और यदि वो स्टार्टअप्स थोड़ा तीव्र गति से चलाएगा तो कई व्यक्तियों को वो रोजगार देगा, राष्ट्र को आगे ले जाने का प्रयास करेगा। इट इज़ क्लियर या नो? तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आपको क्या है ध्यान में रखना है। इस चीज़ को भी आपको क्या है ध्यान में रखना है डियर। ये रोजगार के अवसर आपने आवश्यक रूप से देखे होंगे। इट इज़ क्लियर यार? तो ये रोजगार के अवसर आपने देखे हैं, तो मानव को संसाधन के रूप में आप इस तरीके से क्या है ला सकते हैं। क्लियर? तो ये इसमें मानव को संसाधन के रूप में आप इस तरीके से लाएंगे और इस तरीके से इसको करेंगे तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो इस सेकंड पार्ट में इस बात को ही दर्शाने का प्रयास किया गया है, संसाधन के रूप में मानव। तो संसाधन के रूप में मानव इसी तरीके है, मैंने कहा आपके अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल्स अगर याद हैं तो आप इसमें चीज़ें लिख सकते हैं।
परंतु फिर भी मेरा उद्देश्य बनता है कि मैं आपको कुछ चीज़ें बता सकूं और सिखा सकूं। देखिए, भारत की हरित क्रांति एक नाट्य उदाहरण है कि किस प्रकार बेहतर उत्पादन प्रौद्योगिकी के रूप में अधिक ज्ञान रूपी आगत दुर्बल भूमि संसाधन की उत्पादकता में तीव्र वृद्धि ला सकता है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी में क्रांति एक आश्चर्यजनक उदाहरण है कि भौतिक मशीनरी तथा प्लांट की अपेक्षा मानव पूंजी के महत्व ने किस प्रकार उच्च स्थान प्राप्त किया है। यहाँ पर देखिए संवाद थोड़ा सा दिखाते हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए हो जाता है। यहाँ पर एक लड़की है और एक लड़का है। ये लड़की कह रही है कि मानव संसाधन क्या है, क्या यह भूमि अथवा श्रम के समान है? तो लड़का कह रहा है यह उससे भी अधिक है। लड़की कह रही है मानव पूंजी क्या है, क्या यह रुपया पैसा अथवा डॉलर के समान है? लड़का कह रहा है यह उससे भी अधिक है। मतलब कि ये पूंजी से भी अधिक है, ये भविष्य है, ये किसी देश और किसी राष्ट्र की उन्नति तरक्की और उसमें विरोध और वृद्धि को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो ये उन सब की विचारधारा मैं कहूँगा उन सबको आगे लाने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पर आपको उदाहरण दिया गया है, यही मानव पूंजी है। देखिए डॉक्टर बना संसाधन के रूप में लोग, ये शिक्षक बना, ये इंजीनियर बना और यहाँ पर ये कोई टेलर बना। ठीक है, तो ये सब क्या है, मानव संसाधन है और ये विभिन्न विभिन्न सेक्टर में जाकर के ये भारत में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं, मैं एक मानव संसाधन के रूप में हूं। मैंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण करी, मैंने खास तौर पर आप देखोगे हेल्थ अपना ठीक रखा, तो मैं आज भारत के लिए कहीं ना कहीं भारत की अर्थव्यवस्था में और मैं योगदान कर रहा हूँ। जो भी स्टूडेंट्स को मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो उनका कहीं ना कहीं वो इम्प्रूवमेंट्स हो रहा है। उनको इस क्लासेस के माध्यम से एजुकेशन वायर परिवार की तरफ से कहीं ना कहीं कुछ तो सुविधाएं मिल रही हैं। उन दूर दराज रह रहे ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे जो कोचिंग में एक मोटी फीस नहीं दे सकते, वो NCERT का कोर्स 20,000 का नहीं ले सकते, मैं उनको फ्री में उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ। बड़ी बड़ी कोचिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ 20-25 हज़ार रुपये में आपको NCERT कंप्लीट कराती हैं और मैंने देखा है वो कैसे कंप्लीट कराती हैं। तो इसलिए मेरा उद्देश्य है कि आपको वो सारी चीज़ें ना करनी पड़े, बल्कि आपको निःशुल्क में, और इसको कभी भी ये ना समझे ये निःशुल्क है, मेंटली इसको निःशुल्क ना समझे। ठीक है, चलिए देखो शकल की कहानी है। दो मित्र बिलास और शकल एक ही गांव में सोमापुर में रहते थे। शकल की आयु 12 वर्ष थी। उसकी माँ शीला घर का कामकाज देखती थी। उसके पिता बूटा चौधरी खेत में काम करते थे। शकल घर के कामकाज में अपनी माँ की मदद करता था। वह अपने छोटे भाई जीतू और बहन सीतू की देखभाल करता था। उसके चाचा श्याम ने मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन वह घर में बेकार बैठा था क्योंकि उसे कोई नौकरी नहीं मिली। बूटा और शीला चाहते थे कि उनका बेटा शकल पढ़े लिखे। वे उस पर गांव के स्कूल में नाम लिखवाने के लिए जोर देते थे, जिसमें उसने शीघ्र प्रवेश पा लिया। अब शकल ने क्या कर लिया है, प्रवेश पा लिया। उसने पढ़ना शुरू कर दिया और उच्चतर माध्यमिक और परीक्षा पास कर ली। उसके पिता ने उसे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए राजी कर लिया। उसने शकल के लिए कंप्यूटर के व्यावसायिक कोर्स को अध्ययन के लिए कर्ज लिया। शकल प्रभावशाली था और प्रारंभ से ही पढ़ाई में उसकी रुचि थी। उसने बड़े लगन और उत्साह से अपना कोर्स पूरा किया। कुछ समय के पश्चात उसे एक प्राइवेट फर्म में नौकरी मिल गई। उसने एक नए प्रकार के सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन भी किया था। इस सॉफ्टवेयर में फर्म को अपनी बिक्री बढ़ाने में सहायता मिली। उसके बॉस ने उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर के उसे पदोन्नति भी दे दी थी। तो मतलब कि अब उसकी स्थिति आप देखोगे बेटर हो गई। तो यहाँ पर मानव के संसाधन के रूप में आपको मिलेगा बिलास और शकल की कहानी। ये देखो इसका लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, ये स्कूल जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं आपको इसमें मिलेगा। महिलाओं और पुरुषों की आर्थिक क्रियाकलाप, ये आपको डिफरेंस मिलता है। मैं आपको यहीं पर थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो जैसे एक तरफ हम लिख लेते हैं पुरुष और एक तरफ ले लेते हैं महिलाएं एज ए वुमेन।
आपने देखा होगा अधिकतर मात्रा में जो बाहरी कार्य होता है, बाहरी कार्य और भारी कार्य वो पुरुष करते हैं। अधिकतर हम आपको ये बता रहे हैं, जबकि घरेलू कार्य जबकि घरेलू कार्य और हल्के कार्य वो भारी नहीं होते हैं। कहने का तात्पर्य है बहुत ज़्यादा बोझ है, ऐसा कठिन परिश्रम नहीं होता है, ये अधिकतर महिलाएं करती हैं। पंचायत में पुरुष जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं। कृषि में ट्रैक्टर, बैल, हल चलाने का काम पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। रात्रि के समय में खेतों में जाकर के उसकी नलाई, गुड़ाई, भराई, सिंचाई करना पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। बाजार अधिक मात्रा में पुरुष जाते हैं, महिलाएं नहीं जाती हैं। शिक्षा के स्तर उच्च स्तर पर पहुंचने का काम पुरुष करते हैं, महिलाएं नहीं करती हैं। ये पालमपुर वाला क्षेत्र है और उसके साथ साथ में एक ग्रामीण पर्सपेक्टिव से आपको बात करता हूँ। कुश्ती में लड़ेगा तो पुरुष, महिलाएं नहीं लड़ेंगी। कई ऐसे सर्विस सेक्टर हैं वहाँ पर पुरुष जाएंगे, महिलाएं नहीं जाएंगी। हल्के काम महिलाएं करेंगी। कॉल सेंटर में काम महिलाएं ज़्यादा करेंगी, पुरुष कम करेंगे। बैंकिंग सर्विस सेक्टर में महिलाएं ज़्यादा काम करेंगे, पुरुष कम करेंगे। डॉक्टर लाइन में, खासतौर पर मेडिकल लाइन में महिलाएं नर्स ज़्यादा होंगी, पुरुष कम होंगे। कॉस्मेटिक की शॉप में महिलाएं ज़्यादा होंगी, पुरुष कम होंगे। ड्राइवर अधिक मात्रा में पुरुष मिलेंगे, महिलाएं कम होंगी। अगर आप देखें तो ऐसे काम, ऐसी गतिविधियां महिलाएं ज़्यादा करती हैं या फिर उनको सोसाइटी के द्वारा ऐसे डिवाइड किया गया होता है। खास तौर पर महिलाएं टर्शरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा आपको मिलती है। प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में पुरुष बहुत ज़्यादा काम करते हैं। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में खास तौर पर महिलाएं बहुत ज़्यादा संलिप्त होती हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो ये सब है। ये 3 क्षेत्रों के अंतर्गत वर्गीकृत करने को बोल रहे हैं। पहला जो सेक्टर है ये आपका प्राइमरी सेक्टर है, इसको प्राथमिक सेक्टर बोलते हैं। दूसरा जो सेक्टर है ये आपका द्वितीय सेक्टर है, इसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। और तीसरा आपका तृतीय सेक्टर है, इसको तीसरा सेक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और इस क्लियर है, बताइए कोई दिक्कत? जनसंख्या की गुणवत्ता, जनसंख्या तो है लेकिन गुणवत्ता कैसे बने? जीवन प्रत्याशा में निरूपित रूप से व्यक्तियों के स्वास्थ्य और देश के लोगों के लिए कौशल निर्माण पर निर्भर हो। स्किल डेवलप होना चाहिए, कुपोषित होना चाहिए, कुपोषणता से दूर होना चाहिए, सुपोषित होना चाहिए। स्किल्ड उसके अंतर्गत हो, शिक्षा एजुकेशन उस तरीके से उसकी विकसित हो, हेल्थ उसका सही हो, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। विद्यालय जाते छात्र छात्राएं, यहाँ पर आपको भारत में साक्षरता दर को दिखाने का प्रयास किया गया। ये व्यक्ति हैं नीले वाले ग्राफ में। 2011 की बात कर लेते हैं केवल हम, ये 17-18 का सर्वेक्षण है। पुरुष आप देखोगे कितना, लगभग 80+ पुरुष आपको मिलेंगे। और महिलाओं की अगर हम बात कर लें, ये हरे वाला सेक्शन है, तो लगभग महिलाएं आपकी 65 के आसपास देखने के लिए आपको मिलेंगी। ये अंतर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, 65 और 5 70, और मैं कहूँगा कि 15, लगभग 20% का अंतर। तो ये सब है, एजुकेशन है सर। ये साक्षरता दर इस चीज़ को दिखाने का प्रयास करता है। इट इज क्लियर है ना? 2000 अगर 16-17 की बात कर लें वर्ष, और यहाँ पर विद्यालयों की संख्या कितनी है? 42,338 है। विश्वविद्यालयों की संख्या 795, लगभग 800 है। और विद्यार्थी कितने हैं? विद्यार्थी हैं आपके
2,94,27,158 विद्यार्थी हैं और यूनिवर्सिटी कॉलेज शिक्षक कितने हैं? 14,70,190 है। इट इज क्लियर ये? तो ये भी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी। स्वास्थ्य मैंने आपको बताया, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें आपको चीज़ें दिख रही हैं, शिशु मृत्यु दर को रोका जा सके। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। बेरोजगारी दर कम होनी चाहिए, रोजगार के अवसर हों। आइए एक गांव की कहानी हम आपको देखते हैं। एक गांव की कहानी से थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं। एक गांव था जिसमें अनेक परिवार रहते थे। प्रत्येक परिवार इतना उपजा लेता था कि उससे उसके सदस्य खा पी सके। परिवार के सदस्य अपने कपड़े बुनते, अपने बच्चों को पढ़ाते और इस तरह प्रत्येक परिवार अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता था। इनमें से एक परिवार ने अपने एक बेटे को कृषि विश्वविद्यालय में भेजने का फैसला किया। लड़के को निकट के एक कृषि विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल गया। कुछ समय पश्चात वह कृषि इंजीनियर की योग्यता प्राप्त कर गांव वापस लौट आया। वह इतना सृजनात्मक निकला कि उसने एक उन्नत किस्म के हल का नमूना तैयार किया, जिससे गेहूं की उपज में वृद्धि हो गई। इस तरह गांव में एग्रो इंजीनियर का एक नया काम सर्जित हुआ और वही उसकी पूर्ति हुई। गांव के उस परिवार ने अपनी अधिशेष फसल निकट के गांव में बेच दी। उससे इसे अच्छा लाभ हुआ और जिससे उन्होंने आपस में बांट लिया। इस सफलता से प्रेरित होकर के कुछ समय पश्चात गांव के सभी परिवारों ने एक बैठक की। वे अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाह रहे थे। उन्होंने पंचायत से ग्राम में कुछ एक स्कूल खोलने का अनुरोध किया। उन्होंने पंचायत को विश्वास दिलाया कि वे सभी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। पंचायत ने सरकार की मदद से एक स्कूल खोल दिया। निकट के कस्बे से एक शिक्षक की नियुक्ति की गई और इस गांव के सभी बच्चे स्कूल जाने लगे। कुछ समय पश्चात गांव के एक परिवार ने अपने एक लड़की को सिलाई का प्रशिक्षण दिलाया। वह अब गांव के सभी लोगों के लिए कपड़े सीने लगी, क्योंकि अब सभी लोग अच्छे ढंग से सिले कपड़े पहनना चाहते थे। इस तरह दर्जी का एक नया काम सर्जित हुआ और इसका एक और सकारात्मक प्रभाव हुआ कि किसानों का कपड़े खरीदने के लिए दूर जाने में लगने वाला समय अब कम हो गया, या फिर मैं कहूँ कि समय उनका बच गया। किसान खेतों में अधिक समय लगाने लगे थे, इसलिए उपज बढ़ गई थी और यह समृद्धि का प्रारंभ था। किसानों के पास उपभोग से अधिक वस्तुएं थीं। अब वे अपने उत्पाद उन लोगों को बेच सकते थे जो उनके गांव के बाजार में आते थे। समय के साथ वह गांव जा रहा। प्रारंभ में किसी नए काम का औपचारिक रूप से कोई अवसर नहीं था। शिक्षक, दर्जी, एग्रो इंजीनियर और अन्य तरह के लोगों से परिपूर्ण हो गया। यह एक साधारण सा गांव की कहानी थी, जहां मानव पूंजी के उठते स्तर ने उसे जटिल और आधुनिक आर्थिक क्रियाकलापों के स्थल के रूप में विकसित कर दिया। आइए जान लेते हैं इसके सारांश के बारे में। सारांश क्या है? आपने देखा कि शिक्षा और स्वास्थ्य के समान आगते किस प्रकार के लोगों को अर्थव्यवस्था में एक परिसंपत्ति बनाने में सहायता करती है। इस अध्याय में अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रों में होने वाली आर्थिक क्रियाओं के विषय में चर्चा की गई। हमने बेरोजगारी से जुड़ी समस्याओं के बारे में भी पढ़ा और अध्याय एक गांव की कहानी के साथ समाप्त होता है, जिसमें पहले कोई रोजगार नहीं था, बाद में वहाँ रोजगार के अनेक अवसर उत्पन्न होने लगे, जैसे कि एग्रो इंजीनियर और उसके साथ साथ वो दर्जी का बनना एक लड़की का। चलिए, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप देंगे। पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा देगा, वहाँ से आप ले लेंगे, ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे। सॉरी, आओ बात कर लेते हैं निर्धनता एक चुनौती। देखिए, निर्धनता बोले तो गरीबी, पॉवर्टी की बात यहाँ पर होती है। गरीब कौन है? गरीब कौन होता है, जरा उसको देखिएगा। गरीब कौन? जिसके पास रोटी, कपड़ा,
मकान नहीं है तो वो गरीब है। पहले यही परिभाषा होती थी, रोटी कपड़ा मकान अगर जिसके पास में नहीं है वो गरीब है। लेकिन आज इसकी परिभाषा बदल गई है, आज इसकी परिभाषा बदल गई है। आज लोगों को रोटी भी मिल रही है, रोटी मिल रही है, लेकिन कैसी? क्या वो गुणवत्ता पूर्ण है? प्रधानमंत्री अन्य स्कीम के माध्यम से आप देखोगे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के माध्यम से APL और BPL को 35 किलोग्राम 30 किलोग्राम 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनाज मुहैया कराया जाता है। कपड़ा भी है, क्या कपड़ा गुणवत्तापूर्ण है? मकान भी है, क्या मकान गुणवत्तापूर्ण है? भारत सरकार प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से मकान बना रही है, क्या उस मकान में बिजली है? क्या उस मकान में पानी की सुविधाएं हैं? क्या वो साफ़ सफाई है? ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो गरीब कौन है? इसका अवलोकन आपको कई तरीके से मिलेगा। गरीबी का आकलन खासतौर पर आप देखोगे 2 आयामों से लगाया जाता है। पहला, आपकी आय कितनी है और आपका व्यय कितना है। आपका आय कितना है और उपभोग कितना है, उसी से गरीबी के बारे में इसकी चर्चा परिचर्चा की जाती है। भारत में NSSO इसके बारे में इसकी चर्चा और इसका इंडेक्स प्रकाशित करता है। ठीक है, उसके साथ साथ नीति आयोग भी बहुआयामी गरीबी सूचकांक प्रकाशित करता है। UNDP भी आप देखोगे बहुआयामी गरीबी सूचकांक को प्रकाशित करता है। ऐसी कई संस्थाएं हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो इसको प्रकाशित करने का प्रयास करती हैं। इट इज़ क्लियर, यू नो। कई बार आपने ये भी देखने के लिए मिलेगा कि गरीबी की दृष्टिकोण को लगा करके नोटों पर भी मापा जाता है, कई बार उपभोग पर भी मापा जाता है। जैसे आप देखोगे लकड़वाला समिति, सचिन तेंदुलकर समिति है ना, इसी से रिलेटेड है। जैसे कैलोरी के माध्यम से, जैसे कैलोरी को 2 भागों में बांटा जाता है। अगर आप देखोगे गांव की बात कर लें और शहर की बात कर लें, शहर में आपका है 2100 कैलोरी और गांव में है आपका 2400 कैलोरी। ऐसा क्यों सर? 2400 कैलोरी इसलिए गांव में रखा गया क्योंकि गांव के लोग थोड़ा सा वर्क जो है वो ज़्यादा करते हैं, शहर के लोग हार्ड वर्क थोड़ा कम करते हैं। गांव के व्यक्ति को जिम जाने की कोई ऐसी आवश्यकता नहीं होती है, शहर के लोगों को जिम जाने की भरपूर आवश्यकता होती है। जिम का कॉन्सेप्ट जो है ये शहर का है, ये गांव का नहीं है, क्योंकि गांव का जो व्यक्ति होता है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा होता है, वो पशुपालन का काम करता है, उसके घर पशु पलता है, तो वो विभिन्न प्रकार की एक्टिविटीज़ करता रहता है, जिसके चलते उसकी मांसपेशियाँ, उसके मसल्स चलते हैं और वो शेड्यूल रहता है। तो एक तो है ये कैलोरी, मतलब कि उपभोग के आधार पर, उपभोग के आधार पर कि अगर कोई इतना फुलफिल कर पा रहा है तो वो वास्तव में गरीब नहीं होगा, निर्धन नहीं होगा। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है। दूसरा आता है आय के हिसाब से, किसके आधार पर? आय के आधार पर। अब उसको भी जानो। आय के आधार पर अगर हम देखें तो जैसा कि शहरों की बात कर लें, गाँव में कितना है? 800 रुपये कितना है? 1 सेकेंड रुकिएगा, अभी मैं आपको बताता हूँ। यहीं पर इसको दे के रखा है क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसको अलग अलग देखा गया है, तो यहाँ पर इन्होंने दे के रखा है। हाँ, 816 रुपया। देखिए, अगर हम देखें यहाँ पर गांव को देखें तो गांव का है 816 रुपया। अगर कोई इतने रुपए गांव का व्यक्ति आय अगर उसकी होती है तो वो गरीब नहीं है। वहीं अगर हम शहर की बात कर लें तो शहर में आपको 1000 रुपये अगर कोई व्यक्ति कमाता है तो फिर वो गरीब नहीं। मतलब कि यहाँ पर आय के आधार पर और कैलोरी के आधार पर, मतलब कि उपभोग के आधार पर गरीबी और अमीरी का निर्धारण भी किया जाता है। तो इसमें आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी, इसके सिवा और कुछ नहीं। कुछ आपको कंपेयर मिलेगा कि इतनी गरीबी थी और कैसे घट कर आज वर्तमान में
लगभग आप देखोगे 20 से 21% गरीबी भारत में है। इतने परसेंट लोग गरीब हैं भारत में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए इसमें मिलेंगी गरीबी के निर्धारण में, ठीक है। चलिए आइए देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं क्या है इसमें, ठीक है। शहरी निर्धन की अपनी समस्याएं हैं और ग्रामीण निर्धन की अपनी समस्याएं इसमें होने के लिए मिलेंगी। तो जब आप इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर कई चीज़ें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। चलो, क्या मैं कभी अपने परिवार के लिए नए कपड़े खरीद सकूंगा? निर्धनता के उपयुक्त मामलों का अध्ययन करें और निर्धनता से संबंधित निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा करें। तो आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है। भूमिहीनता क्या होती है, बेरोजगारी, परिवार का आकार छोटा होगा तो अमीर ज़्यादा होंगे, गरीब कम, निरक्षरता, खराब स्वास्थ्य, कुपोषण, बाल श्रम और असहायता, ठीक है। चलो, इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। सामाजिक दृष्टिकोण मैंने आपको बताया, जिसमें सामाजिक अपवर्जक होता है, ठीक है। निर्धनता देखा न जाना चाहिए वगैरह वगैरह चीज़ें। निर्धनता रेखा आप देखो जैसे कहाँ पर, एक और ये समस्या भारत में बनी हुई है कि निर्धनता रेखा हम कहाँ पर खींचें, ये रेखा कहाँ पर हो। जैसे यहाँ पर ये खींची एक रेखा है, मान लो कि ये 0 डिग्री लाइन है, यहाँ पर BPL बना दिया, BPL सॉरी, और यहाँ पर APL बना दिया। अपर पॉवर्टी लाइन और बिलो पॉवर्टी लाइन ये है। इससे ऊपर जो है ये खास तौर पर इनको भी मिलता है राशन भारत सरकार की तरफ से कोटा, ठीक है, और इनको भी मिलता है। इनको 35 kg आप देखोगे मिलेगा ही मिलेगा विदाउट मनी के, और इनसे मनी जाता है, इनको पर पर्सन को 5 kg कोटा मिलता है। इनकी स्थिति माना जाता है, जो APL वाले होते हैं इनकी स्थिति इनसे थोड़ी बेटर होती है, ठीक है। फिर भी इनको थोड़ा सा सहायता करने के लिए सरकार ये काम करती है। अब इसमें है ये जो यहाँ पर लाइन पे आएंगे, इनका कैसे निर्धारण किया जाएगा। तो ये भी एक समस्या है कि हम कैसे निर्धारित करें इस चीज़ को, ठीक है। NSO इसका सर्वे निकालता है, आपसे अगर पूछा जाए तो कौन है। वहीं गरीबी को लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये चीज़ें निकाली जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो वर्ल्ड बैंक है, अगर हम उसको देखें तो उसने डॉलर के आधार पर 1.9 यहाँ पर है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा एक समान मानक का प्रयोग करते हैं। 1.9 डॉलर 2011 में PPP परचेसिंग, मतलब कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के समतुल्य न्यूनतम उपलब्ध के आधार पर इसको रखा जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। परचेसिंग पावर पैरिटी। फिर विषय यहाँ पर आपको देखने के मिलेगा कि निर्धनता को कैसे कम किया गया, कैसे सारी चीज़ें। देखो, निर्धनता अनुपात प्रतिशत में अगर हम देखें तो 22% है आपका, कब 2011-12 में। 1993-94 में 45% था। ग्रामीण में 26 है और शहरों में 24 है। निर्धनतों की संख्या की बात कर ले करोड़ों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में 217 करोड़ हैं और शहरी क्षेत्रों में कितने हैं आपके 53 करोड़ हैं। टोटल 270 करोड़ आपको ग्रामीण जो निर्धन देखने के लिए मिलते हैं। असुरक्षित समूह, ठीक है, जिसको खाने के लिए खाना नहीं, जो लोग नीचे तबके में आते हैं, गरीबी के अनुपात में सामाजिक समूह में आर्थिक वर्गों का एक समान नहीं होते, वो कई में ऐसे देखने के लिए मिलते हैं। जैसे इसमें 100 पुरुषों पर निर्धनता की संख्या आप देखो, जो ST कम्युनिटी होती है, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब है, उसमें कितने हैं, 100 में 43 हैं। SC की अगर हम बात कर लें तो उसमें 29 हैं। भारतीय निर्धन अनुपात में औसत की बात कर ले तो 22 है टोटल। जो कृषि क्षेत्र में 34 हैं और शहरी अनियत कृषि क्षेत्र में क्या है, अकृषि गैर कृषि कार्यों में शहरों में 34 हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सका, इतनी अनियत आय में मैं अपने बच्चों को विद्यालय कैसे भेजूंगा। इसके खर्चे रहते हैं, कई चीज़ें रहती हैं, ठीक है। चलो, वैश्विक निर्धनता परिदृश्य मैंने आपको बता दिया, डॉलर में मापते हैं। राज्यों के हिसाब से भी आप देखो कहाँ कहाँ पर निर्धन ज़्यादा है। जैसे बिहार में सबसे ज़्यादा आपको देखो निर्धनता है 33%, उड़ीसा में 32% है, असम में 31% है, मध्य प्रदेश में 31% है और उत्तर प्रदेश में 29% है। केरल में सबसे कम है 7.1% है और टोटल भारत में 21.9 मतलब कि 22% आपको मिलेगा 2011। ये आर्थिक सर्वे 2018-19 की बात की गई है। वहीं देशों की बात कर लो, 1.9 से कम पाने वाले जो देश हैं वो कौन कौन से हैं। नाइजीरिया कितना है, 2009 में इतना था। बांग्लादेश है। भारत कितना है, 21.2 है, ठीक है। पाकिस्तान 4 है, चीन है 0.7 और ब्राज़ील है 3.4 2015 और इंडोनेशिया
2017 में 5.7 और श्रीलंका 2016 में 0.7। ठीक है, चलो यहाँ पर ये इसका एक डायग्राम दे के रखा है। अब आता है निर्धनता के कारण। देखो निर्धनता के कारण कई हैं, अनेक कारण मिलते हैं। ऐतिहासिक कारण एक सबसे बड़ा यह है, ब्रिटिश ने हमारा शोषण। दूसरा अनस्किल्ड। तीसरा रोजगार के अवसर। हरित क्रांति का दुरुपयोग, बड़े किसानों को इसका प्रभाव ज़्यादा मिला, छोटे किसान ऐसे ही रह गए। उच्च निर्धनता की जैसे विशेषताओं में आय असमानता एक बड़ी है, ये भी एक है। ठीक है, तो ये कई चीज़ें हैं यहाँ पर। निर्धनता निरोधी उपाय क्या क्या कर सकते हो? आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन करो, लक्षित निर्धनता निरोधी आप काम करो। भारत सरकार की कई स्कीमें इस पर आती हैं। महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2000, मनरेगा 2005 का, ठीक है, ऐसे कई हैं। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष बना, उसके साथ साथ राष्ट्रीय काम के बदले में अनाज, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, ग्रामीण रोजगार सृजन योजना, उसके साथ साथ आप देखोगे स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना 1999। तो ऐसे कई प्रोग्राम इन्होंने चला के रखे। तो ये गरीबी को कम करना है। आज की क्लास का अंतिम और लास्ट जो अध्याय नंबर 4 है, इसमें यह अध्याय है आपका भारत में खाद्य सुरक्षा। देखिए भारत में जो खाद्य सुरक्षा, ये खाद्य सुरक्षा की ज़रूरत क्यों, खाद्य सुरक्षा मतलब क्यों आवश्यकता है इसकी, थोड़ा सा इसको जानने का प्रयास हम करेंगे। खाद्य सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा का अर्थ है कि सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने का सामर्थ्य। जब भी अनाज के उत्पादन या उसके वितरण की समस्या आती है तो सहज ही निर्धन परिवार उसे अधिक प्रभावी होते हैं। खाद्य सुरक्षा सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, शासकीय सतर्कता और खाद्य सुरक्षा के खतरे की स्थिति में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई पर निर्भर करती है। तो ये खाद्य सुरक्षा इसलिए आपकी ज़रूरत होती है। ठीक है, इसलिए ज़रूरत होती है। अब देखो खाद्य सुरक्षा क्या है, इसको थोड़ा सा जान लीजिएगा। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितना सांस के लिए ऑक्सीजन और पीने के लिए, प्यास के लिए पानी। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है, बल्कि उससे कहीं अधिक और राष्ट्र खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं। जैसे खाद्य उपलब्धता उनको होनी चाहिए, पहुंच वहां तक होनी चाहिए, सामर्थ्य होना चाहिए, लोगों के पास में पैसा होना चाहिए, पौष्टिक भोजन वो देखने के लिए मिलना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इसमें 3 है खासतौर पर। सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो और खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा ना हो। खाद्य सुरक्षा क्यों? क्योंकि खाद्य सुरक्षा उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है और इसके लिए भारत सरकार बफर स्टॉक बना करके रखती है। जैसे आप देखोगे आकस्मिक कई चीज़ें हो जाती हैं, गरीब वर्ग हर समय खतरे का खाद्य सुरक्षा का सामना करता रहता है। खासतौर पर आप देखोगे जब देश में भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो, तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य सुरक्षा से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए भारत सरकार लेकर के आती है बफर स्टॉक। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना। एक उदाहरण की तरफ आपको लेके चलता हूँ और बताता हूँ। देखिए 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधिकारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता। 1975 अमृतसर ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनियमन बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तदनुसार खाद्य सुरक्षा से अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई व्यक्तिगत परिवार क्षेत्रीय राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वास्थ्य जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी ज़रूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए पर्याप्त सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तक सभी लोगों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। खाद्य एवं कृषि संगठन 1996 प्रस्थिति में कहते हैं कि इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। विषय उठता है आगे कि किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है। देखिए जब खाने के लिए नहीं, खाने घर में नहीं, दाने और नानी चली भुनाने वो कहा जाता है, तो जो वल्नरेबल सेक्शन है, जो SC ST है, गरीब हैं, APL है, BPL है, तो उनके लिए खाद्य सुरक्षा बहुत ज़रूरी होती है। जो निर्धन है उनके लिए खाद्य सुरक्षा बहुत ज़रूरी है और प्रभावित होते हैं। ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा हो जाती है,
ठीक है, सूखा पड़ जाता है, तो उन सारी चीज़ों में देखने के लिए आपको मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि बंगाल का अकाल चावल की कमी के कारण हुआ। सारणी 4.1 का अध्ययन करें और बताइए कि क्या ये बात सही है। अब यहाँ पर देखो, राहत केंद्र पर भूखमरी से पीड़ित लोग कैसे हैं। 1943 के बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाती हुआ एक परिवार, ये देखो, परियोजना कार्यक्रम भारत में अकाल संबंधी और सूत्र एकत्रित करें। तो आप ऐसे कर सकते हैं। आइए एक कहानी आपको बताते हैं। खाद्य असुरक्षित कौन है भाई? जो बड़ा वर्ग है, जैसे बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, है ना, तो कई हैं ऐसे। देखो अब थोड़ा सा मैं आपको एक उदाहरण से बताता हूँ। रामू की कहानी को सुनते हैं। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता है। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाले पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। रामू के 3 और बेटे, 2 और बेटियाँ हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेत में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम अंशकालिक करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जी के साथ कुछ पका खाना मिलता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी उसे ईंट के भट्टे या गांव के चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। रामू अपने इन प्रयासों से नकद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है जिससे वह अपने परिवार के 2 जून का भोजन के लिए ज़रूरी चीज़ें जुटा सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और कभी कभी उनके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। तो इनके लिए ज़रूरत है खाद्य असुरक्षित कौन? ये रामू का परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिल पाती हैं। रामू कृषि कार्य में मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीने में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। तो ये क्यों है असुरक्षित? ये हैं अगर आपसे पूछा जाए। फिर अहमद की कहानी है, ठीक है। ऐसी कई आपको कहानियाँ देखने के लिए मिलती हैं। भूखमरी के प्रकार होते हैं, मौसम है, दीर्घकालिक है, कई चीज़ें होती हैं। भारत में खाद्य सुरक्षा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं डियर, अगर आप इस चीज़ को देखेंगे। हालांकि भारत में आप देखोगे अनाज की उपज के जो है वो स्थिति बड़ी है 2017-16 में। अगर आप देखें 1961 में कितनी थी, 80 थी, और आज बढ़कर कितनी है 275 कितनी हो गई है, 68 हो गई है। तो ये तो बड़ा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है? तो PDS आपसे पूछा गया है, ठीक है। ये एक स्टोर बफर स्टॉक है। बफर स्टॉक क्या होता है कि जब FCI के द्वारा क्या कर दिया जाता है, सरकार MSP के माध्यम से किसानों से फसल को खरीदती है और यहाँ पर स्टोर करके रखती है, फिर उसको अन्य उचित कीमतों पर आगे पहुँचाती है। APL BPL की दुकानों पर जाता है, फिर लोगों तक ये प्लेट तक चला जाता है। तो ये सब इसमें चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो ये है यहाँ पर देखो राशन की दुकान, राष्ट्रीय उत्पादन एवं वितरण योजना, उचित दर राशन की दुकान, ठीक है। यहाँ पर ये लोग राशन ले रहे हैं, महिलाएं। तो डियर एस्पिरेंट्स, ये था आपका खासतौर पर आज की जो NCERT थी। NCERT नंबर हमने देख ली है। आज आपसे क्लास 9th की NCERT कम्प्लीटली हमने की है एक ही क्लासेस में। तो आपको वीडियो कैसा लगा है ये आपको कमेंट्स में ज़रूर बताना है डियर, ठीक है। क्लास 9th का अरसास आपसे यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हम 11 की जो NCERT है उस पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मल्ला आके पढ़ते रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ में शेयर कर लो, फीडबैक देना मत भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय।